दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 8 जिसका टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। अर्थात गांव में जो लोग निवास करते हैं वे अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, पैसे रुपए कैसे कमाते हैं या अपने व्यापार को कैसे बढ़ाते हैं या अपना पालन पोषण कैसे करते हैं। इन सब विषयों पर इस टॉपिक पर इस क्लास में चर्चा दोस्तों होगी। यह क्लास इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, सी टेट, आरओ, एआरओ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एसवी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, क्या है 4 लाइनें। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और देखिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आप देख पा रहे होंगे ये पेंटिंग बनी हुई है, किस तरीके से लोग कार्य करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं। कोई फावड़ा चला रहा है, कोई तसला उठा रहा है, या घर बना रहा है, या सब्जी बेच रहा है, या लकड़ी का काम कर रहा है, या खेती का, या नाव पे। इस तरीके से आप इस पेंटिंग में विभिन्न प्रकार के लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए देख पा रहे होंगे। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जिसकी चर्चा करेंगे वह कलपट्टू गांव है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु एक दक्षिणी राज्य है और एक तटीय राज्य भी है। देखिए, आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे कुछ लोग धान की रोपाई का कार्य कर रहे हैं खेतों में। तो देखिए किस तरीके से लोग ये अपने जीवन यापन के लिए या अपनी खेती में काम कर रहे हैं या पैसों के लिए भी काम कर रहे हैं। तुलसी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, महीनों के बारे में जानकारी दी गई है, किसमें कटाई करनी होती, किसमें फसल बोई जाती, किस टाइम फसल पक जाती है। तो इन सब के बारे में भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक चित्र में किस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं एक मशीन पर। ये देखिए दोस्तों, रामलिंगम और करूथम्मा के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। खेतिहर मजदूर ऐसे होते हैं जो खेती वगैरह करते रहते हैं, उन्हीं को खेतिहर मजदूर कहते हैं। किसान भी इन्हीं को कहा जाता है या इनसे कुछ मिलते जुलते होते हैं। नागालैंड में कैसी खेती होती है, जो कि एक पूर्वी राज्य है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसमें सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये एक और आपको दिख रहा कि एक व्यक्ति नाव पर खड़े होकर जाल फेंक रहा है और मछलियों को पकड़ने का काम कर रहा है। अर्थात ये अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए ये काम धंधा करता है। इसमें देखिए एक महिला क्या है, मछली बेच रही है। तो ये भी इस तरीके से अपना काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। इतने सब के सब टॉपिक हैं। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर है अपने पास। देखिए, यहाँ से देखिए कुछ पेंटिंग्स आपको बाएं साइड पे है। हेयर कटिंग का काम हो रहा, तो इस तरीके से भी पैसे कमाए जाते हैं। कुछ लोग सब्जियां वगैरह भी बेच रहे हैं, कुछ कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं। ये सारे के सारे दोस्तों आजीविकाओं के साधन, अर्थात पैसे कमाने के साधन हैं। ये देखिए एक महिला सब्जी बेच रही है। अब आते हैं अपने चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। देखिए, पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरीके की विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पार्टों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे। अर्थात देखिए, अब यहाँ से शुरू करते हैं। शुरू से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये फावड़ा चला रहे, ये तसला उठा रहे, ये लोग मिट्टी को कहीं ले जा रहे, ये व्यक्ति दीवार बना रहा है, ये कोई दुकान चला रहा है, ये लड़की फूल इकट्ठा कर रही,
यह व्यक्ति सब्जी बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कुछ व्यक्ति नाव में भी हैं। तो ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हैं उस काम के बारे में भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा, कोई साइकिल का काम करता है, कोई नाव पर बैठकर मछलियां भी पकड़ने का कार्य करता है। हम लोग पढ़ेंगे कलपट्टू गांव तमिलनाडु। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है ये कलपट्टू गांव तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम किए जाते, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि चीजें बनाना, फिर इनको बेचना, फिर उससे जो पैसा मिलता है उससे अपने पालन पोषण या अपनी आजीविका की व्यवस्था करना। तो दो तीन चार चीजें आपने देखी, ये भी आजीविका के ही संसाधन होते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की छोटी दुकानें मिल जाएंगी। देखिए कैसे मिल जाएंगी। चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें बीज और खाद की, अर्थात जो खेतों में फसलें बोई जाती उनकी बीज लाने के लिए और खाद की लाने के लिए भी दो तीन दुकानें थी। चार दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है, अर्थात खाना खाने के लिए भी व्यवस्था वहाँ पर होती है। ये चित्र देख रहे हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बताते हैं। यहाँ टिफिन का मतलब है दोस्तों खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली। दक्षिण भारत में क्या चलता है, साउथ इंडियन में मैक्सिमम लोग इडली वगैरह ही ब्रेकफास्ट में लेते हैं। इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। अर्थात ये लोग क्या कार्य करते हैं, लोहे की वस्तुएं बनाकर अपना आजीविका चलाते हैं। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, क्योंकि गांव में क्या है मैक्सिमम लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो साइकिल की भी एक दुकान है जिससे वह अपना जीवन यापन करता है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का भी काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। आपको बता दें जो अपना देश है यहाँ पर 60% जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है या खेती करती है। जो जनसंख्या गांव में निवास करती है उसमें में से 90% लोग क्या है, अपना जो जीवन यापन है वह खेती के माध्यम से ही करते हैं। चाहे फसलों को बोना हो, चाहे खेती करना हो, चाहे किसी के खेत में काम करना हो, या इस तरीके के खेती से संबंधित ही कार्य करके वह अपना जीवन यापन या अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। देखिए यहाँ पर दिखाते चलेंगे। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है, क्योंकि इस फसल का जब रोपण किया जाता है उस दौरान आपको झुके रहने उस पौधे को पानी के अंदर मिट्टी में दबाना होता है और कुछ हिस्सा ऊपर भी रहता ताकि फसल अच्छी हो सके। अब तुलसी हैं, मिलते हैं इनसे। देखिए तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। हम सब यहाँ रामलिंगन की जमीन पर काम करते हैं। रामलिंगन जो है वह क्या है, जमींदार है। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी है करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। रामलिंगम की वाइफ कौन है? वह करुथम्मा है जो काम की निगरानी करती हैं। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ
जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। अर्थात धान रोपित हो जाएगी, इसके बाद ये मजदूर फ्री हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा। थोड़ी फसल जब बड़ी हो जाएगी तो जो इन खेतों में एक्स्ट्रा घास निकल आती है, ठीक है, जिसको खरपतवार कहते हैं, निराई करने के लिए इन मजदूरों को बुलाया जाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। जो रामलिंगम है, एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। कितने रुपए? 40 रुपये मजदूरी देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे गांव में मजदूरी की रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने दोस्तों समझी। देखिए दोस्तों, मेरा पति रमन भी एक मजदूर है, अर्थात तुलसी भी मजदूरी करती है, उसका जो पति है रमन, वो भी मजदूरी करता है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। क्योंकि खेती में क्या होता है, पूरे साल तो दोस्तों काम नहीं रहता। जब फसल बोनी हो तब काम है, फसल थोड़ी बड़ी हो जाए, निराई वगैरह करनी हो या दवा का छिड़काव करना हो, और फसल जब पक जाए तो कटाई, इन 3 टाइमों पर ही मजदूरों की जरूरत पड़ती है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। बोरवेल, ट्यूबवेल, समरसेबल एक ही बात है दोस्तों। तो बोरवेल कितनी दूर था? उससे घर से 1 किलोमीटर दूर था। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। अब आपको एक छोटा सा दिखाते हैं, देखिए क्या है। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। देखिए दोस्तों, जून में क्या होता है, बीड़ा बनाना तो काम मिल जाएगा। जून और जुलाई और अगस्त के बीच में रोपाई चलती है, फसलों को बोना चलता है, इस दौरान काम उसे मिल जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक निराई चलती तो उसे काम मिल जाते हैं। फिर नवंबर दिसंबर में कटाई चलती, तब काम मिल जाता। अब उसके पास काम जनवरी में नहीं रहता है, फरवरी में काम नहीं रहता, मार्च और अप्रैल मई 5 महीने उसके पास कोई भी काम नहीं रहता है। साल के उसे 6-7 महीने ही उसके पास काम रहता है, वो भी खेती से संबंधित। देखिए दोस्तों आगे, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। अर्थात अगर पैसे की जरूरत पड़े तो ये जो जमींदार हुआ करते थे यही पैसे दिया करते थे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर समझी। देखिए, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है? महत्वपूर्ण दोस्तों हो जाते हैं। वे मजदूरी जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उसे गुजारा नहीं होता। अर्थात जो तुलसी हैं, ठीक है, उनके जो हस्बैंड है रमन, वो पैसा बहुत लिमिटेड कमाते हैं, जिससे उनका अच्छे से घर का गुजारा नहीं हो पाता, खाने पीने की भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। यहाँ से समझें, अगर कभी आपसे इस तरीके से पूछा जाए, ग्रामीण परिवारों में से कितने परसेंट लोग खेतिहर मजदूर हैं, तो 40% लोग खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। तुलसी और रमन जो कि हस्बैंड वाइफ है, इनके पास किसी भी तरीके की कोई जमीन नहीं है।
कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। अर्थात देखिए, जब खेत में काम रहता है तो वो बने रहते हैं, जब काम नहीं रहता है तो उनको अपनी आजीविका के लिए स्थान परिवर्तित करना पड़ता है। अर्थात ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है, ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां पर उनको कुछ काम धंधा मिल सके और कुछ धन वह कमा सके। हम लोग पढ़ेंगे शेकर। देखिए दोस्तों, हमें यह धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार ने अभी भी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। अर्थात कितनी खेती है? 2 एकड़ है। और ये किसी टाइप की कोई मजदूर की व्यवस्था नहीं करते, पूरा परिवार मिलकर ये काम कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचेंगे। क्या करेंगे? धान उसी को बेचेंगे जिसने उसे पैसा उधार दिया है। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। कितना चल पाता है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 8 महीने ही वो चला पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, चल पाता है इसलिए मुझे और पैसे कमाने की जरूरत पड़ती। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से चावल की मिल है, इसमें ये लोग काम किया दोस्तों करते हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता। अर्थात दूध बेचकर भी वो जीवन यापन करते। अब तो दोस्तों लगभग सभी गांवों में दूध डेयरी की व्यवस्था की गई है ताकि गांव के लोग वहां पर दूध एकत्रित करें और वह दूध शहरों तक या जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाया जा सके। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं अक्सर। अब इसके बाद समझते हैं अक्सर क्या हो जाता है दोस्तों। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। साहूकार मतलब होता जो पैसे किस पर दिया करता था? ब्याज पर। उसी को दोस्तों साहूकार कहते हैं। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती थी। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते थे। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता था। जल्दी कर्ज इतना बढ़ जाता था कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता था। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया है। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण भी रहा है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी की ली। अक्सर दोस्तों जब सूखा पड़ जाए या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए जो किसी व्यक्ति की फसल उजड़ जाए, नुकसान हो जाए और उसके ऊपर कर्ज हो, जो व्यक्ति कर्ज देता वो प्रेशर भी डालता कि नहीं पैसे चाहिए। ऐसी स्थिति में आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी में देखा होगा या सुना होगा, आसपास के गांव में भी देखा होगा, किसी व्यक्ति ने फांसी लगा ली। अब देखेंगे रामलिंगम और करूथम्मा जो कि हस्बैंड वाइफ है। देखिए दोस्तों क्या है मैटर। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल भी है जहाँ पर क्या होता है, चावल का काम होता है, और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। अर्थात एक काफी अमीर व्यक्ति है उस फील्ड का। चावल की मिल में उन्होंने कुछ क्या किया था दोस्तों, कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। क्या आसपास के जो उनके गांव हैं वहां से वो लोग धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी
अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब हमें देखना है भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। देखिए दोस्तों, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। अगर 5 परिवार किसानों के देखे जाए, उनमें से 2 ऐसे परिवार होते हैं दोस्तों जो खेतिहर मजदूर होते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है, अर्थात उनके पास खेती क्या है, बहुत कम है दोस्तों। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनको कर्ज वर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और अच्छा खासा पैसा वो लोग कमाते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़ी किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू किए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना। सूद पर पैसे देने का मतलब होता है ब्याज पर पैसा देना। छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना, जैसे मशीनों का लगा लेना, चावल की मिल मशीन बनाना, मिल बनाना, इस तरीके से दोस्तों। देखिए, हमने कल पट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं, क्योंकि उनसे लकड़ियां वगैरह काट कर भी लोग जीवन यापन करते हैं। देखिए दोस्तों, महुआ बीनने, अब देखिए इनसे क्या क्या जंगलों से प्राप्त होता है। महुआ बीनने में, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने में, शहद निकालने में और इन्हें व्यापारियों को बेचने से क्या पैसे मिलते हैं या अतिरिक्त आय होती है। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। देखिए, जितने दोस्तों तटीय राज्य हैं और तटीय राज्यों के किनारे जितने जिले राज्य हैं, वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं, मैक्सिमम लोग मछली पकड़ने का ही कार्य करते हैं। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। कहाँ रहता है? पुदुपेट नाम गांव में रहता है। देखिए दोस्तों, यह रहा नागालैंड की सीन है, जो कि एक पूर्वी राज्य है और इसकी राजधानी कोहिमा है। यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अरुणा और परिवेलन किस तरीके से नदी पर एक व्यक्ति है खड़ा हुआ, जाल फेंक रहा है मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, वह 4 भागों में बढ़ जाता, 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने वाले हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, ये कहाँ रहते हैं? इसी गांव में ये लोग निवास करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए यहां से पढ़ते हैं दोस्तों, अरुणा और परिवेलन। चित्र आप लोगों ने देख लिया, आप यहां से पढ़ते हैं। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरन, क्या बोलते हैं, कैटामैरन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है की पंक्तियाँ आपको दिखाई देंगी। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्हें बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, तूफान वगैरह आता रहता है समुद्र में, जिसके कारण कई मछुआरों की जान भी चली जाती है। आज जो मछलियां पकड़ी गईं, उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी थी। बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मिलेगा, जो पैसा
मुझे मिलता है वह 4 भागों में बँट जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बँट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बँट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल, कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ क्या करते हैं? पकड़ पाते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं, वे टोकरे भर भर कर पास के गांवों में बेचने के लिए ले जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है और इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत बड़ा दोस्तों नुकसान भी हो जाता है। ये देखिए किस तरीके से एक औरत, आप देख पा रहे होंगे, मछली बेच रही है। स्थानीय बाजार में मछलियां बेचती हुई एक मछुआरिन देखिए, और एक व्यक्ति देख भी रहा और खरीदने की कोशिश भी कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ क्या करते हैं दोस्तों? अन्य कार्य भी करते हैं। कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका भी चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना। देखो यहाँ समझा दें, खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देखिए, देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानता पाते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि कैसे लोग अपना जीवन यापन गांव में करते हैं। खेतों में काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, दूसरों के खेत में काम करते हैं, पैसा कर्ज पे लेते हैं, शहरों में जाकर काम करते हैं। इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वे कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, यह रहा अपना चैप्टर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। आइए फिर से एक बार आपको ऊपर से दिखा देते हैं कि क्या क्या मैटर आपने देखा है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका अर्थात गांव में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और कैसे अपना पेट भरते हैं, कैसे दोस्तों ये पैसे कमाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस पेंटिंग में आपने देखा विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार का कार्य करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फिर हमने कलपट्टू गांव के बारे में पढ़ा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। किस तरीके से लोग यहाँ पर काम करते हैं, खेतों में पैसा कर्जे पर लेते हैं। फिर तुलसी के बारे में पढ़ा जिसका हस्बैंड रमन था। ठीक, ये लोग मजदूरी वगैरह किया करते थे। रामलिंगन जो कि वहाँ का एक जमींदार था। ठीक है, बस शेखर के बारे में पढ़ा। तो देखिए किस तरीके से लोग एक मिल में काम करते हुए, धान एकत्रित करते हुए, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोगों ने विधिवत जानकारी ली। रामलिंगन और करुथम्मा
किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया और इनके पास किस तरीके से भूमि अधिक थी। नागालैंड की भूमि पर भी नजर डाला, किस तरीके से वहां पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो हम लोगों ने सार यही निकला कि जितने लोग हैं उतने ही विभिन्न तरीके से वह अपने काम विभिन्न तरीके के कार्य करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बेहद पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।